हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का जो मॉडल सेट झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 वाले सेशन में जारी की गई है, उस मॉडल सेट का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, जो सेक्शन ए में है, उसका सॉल्यूशन आप लोग को पहले बता चुके हैं और उसका सॉल्यूशन को हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। आज का इस क्लास में हम लेकर के आए हैं उसी मॉडल सेट 12th क्लास फिजिक्स 2024-25 वाले का जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी में, उन सभी का क्वेश्चन और आंसर को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो को आप लाभ अगर उठाना चाहते हैं, इस चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में 12th क्लास के लिए झारखंड बोर्ड के द्वारा 2024-25 सेशन में जो मॉडल सेट जारी की गई है, उसका सेक्शन बी यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे, ये है हमारा झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए। क्लास है 12, सब्जेक्ट है फिजिक्स, फुल मार्क्स है 70 और टाइम आवर है 3 आवर। इसका इंट्रोडक्शन देख लोगे एक बार। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में बटा हुआ है, ABCD। ए में MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 26 से 34 है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से किसी 7 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन सी में है 35 से 42 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें किसी 6 का जवाब देना है। और सेक्शन डी में है 43 से 48, जिसमें से कोई 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, सेक्शन ए में सभी के लिए 1 मार्क्स है। सेक्शन बी में भी सभी के लिए 1 मार्क्स है। सेक्शन सी में सभी के लिए 3 मार्क्स है। और सेक्शन डी में सभी के लिए 5 मार्क्स है। 1 से 25 तक जो सेक्शन ए में है, उसका सॉल्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं, इसलिए हम आज 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 26 का क्वेश्चन ध्यान दोगे, 26, 27, 28 एंड 29 ध्यान दोगे। 34 तक आपका सेक्शन बी में है। ठीक है, तो आज का इस क्लास में हम लोग 26 से लेकर के 34 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान दोगे। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इन क्लोज्ड ए चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस चेंजेस। यानी यदि किसी आवेश को घेरने वाली गॉसी सरफेस की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो गॉसी सतह से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स कैसे बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं गॉसेस थ्योरम में कि गॉसेस थ्योरम में बताया गया है, गॉसेस थ्योरम के अनुसार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है। तो इसमें आंसर लिखोगे बाय गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, यहां पर वेयर Q, ये जो Q है वो क्या है, किसी भी गॉसियन सरफेस के द्वारा इनक्लोज चार्ज है।
इनक्लोज्ड चार्ज बाय गॉसियन सरफेस। और यहां जो इप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ दी सरफेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां बोला गया है कि उसका रेडियस को आधा कर दिया गया, तो साइज घटने बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। किसके घटने बढ़ने से चेंज होगा, तो चार्ज के चेंज होने से चेंज होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस does not depend upon the size of surface. Therefore, if यानी वहां पर अगर इसका रेडियस को आधा कर दिया जाए तो if radius of the surface is half, then electric flux remains unchanged। यानी इसका आंसर में काफी सिर्फ इतना ही लिखोगे तो चलेगा। अगर उससे भी कम लिखना है तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमाइंस अनचेंज्ड। अगर 1 मार्क्स के लिए है तो सिर्फ इतना लिखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमाइंस अनचेंज्ड। अगर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में अगर आ जाता है तो इतना लिखने की जरूरत है आपको, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाय गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा ये होता है। तो यहाँ सीधा सा दिखने को मिल रहा है ये इप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, चेंज हमारा फाई क्यू कर सकता है। क्यू क्या है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस, यानी किसी भी सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है उस पर सिर्फ डिपेंड करेगा। तो जब चार्ज हमारा चेंज कर ही नहीं रहा है तो वो भी चेंज नहीं करेगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सरफेस, सरफेस के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। देयरफॉर इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस इज हाफ, अगर उसका रेडियस को हाफ कर दिया जाए देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमाइंस अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ध्यान दोगे, वाई डू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, यानी यहाँ बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन अगर आप लोग पढ़े हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनेशन अगर पढ़े हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा कर्व है जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ना, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस पॉइंट पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा कर्व है जिस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। ठीक है, अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दिख नहीं रहा है, फिर से ड्रॉ करते हैं, इसको ध्यान दोगे। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो कर्व है, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
तो इस कॉमन पॉइंट को देखते हुए उस पॉइंट पर अगर इस पर एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर दें तो वो टेंजेंट हमारा इधर से पास कर जाएगा, और इस कर्व पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है, इसलिए वो क्रॉस नहीं करेगा। क्योंकि अगर क्रॉस करे, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्रकार से क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पर एक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्रॉस नहीं करता है। तो यहाँ इसका आंसर लिख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 27 का 27 का आंसर लिख सकते हो। if two electric field lines cross to each other, then there are two different directions of electric fields at a point, but it is not possible therefore two electric field lines never क्रॉस ईच अदर। अगर इससे भी शॉर्ट अगर लिखना चाहते हो, इसका आंसर अगर इससे भी शॉर्ट लिखना चाहते हो तो लिखोगे सिंस only one electric field at a point, therefore two electric field lines never cross each other। या तो फिर इसका आंसर ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज इट would mean that there are two directions of the electric field at the same point which is not possible। या तो फिर इसे लिख सकते हो जैसे यहाँ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, if two electric field lines cross to each other, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, देन देयर आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पर, एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट इट इज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजिंग आने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और इस फेनोमिनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द फेनोमिनन ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होने का जो फेनोमिनन है या करंट उत्पन्न होने का जो फेनोमिनन है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द ईएमएफ सो डेवलप्ड, यहाँ ईएमएफ जो डेवलप्ड होता है इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जो करंट जो फ्लो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, राइट सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, बट इसमें फिर से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ध्यान दोगे।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसी में से कुछ पॉइंट्स लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट लिख के आप लोग छोड़ दोगे क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान दोगे, दोज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेटिंग होगा। ठीक है, दोज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग या एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान दोगे, दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर, या रिक्वायर छुटा हुआ, रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी इसे प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। दी वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैक्यूम से होकर मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी जो है सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ये सब इतना एक्स्ट्रा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स इसका काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाट इज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। तो वैसे सोर्सेस को हम, लाइट के वैसे सोर्सेस को हम कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहते हैं जिससे अगर दो अलग अलग लाइट इमिट्स हो रहा है तो कंटिन्यूअस लाइट होना चाहिए, वेवलेंथ दोनों से निकलने वाले लाइट का सेम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और सेम फेज होना चाहिए। ठीक है, तो लिख सकते हो, डिफिनेशन लिखोगे इसका, द सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ द सेम वेवलेंथ कॉमा सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 31, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये किसी पार्टिकुलर टॉपिक में नहीं आता है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स के लिए भी यूज किया गया है। ठीक है, ऑप्टिक्स में वेव के लिए भी यूज किया गया है। ठीक है, तो अगर इसको कंबाइन करके अगर डिफाइन किया जाए तो अगर एक साथ ढेर सारा फोर्स को अगर एक ही जगह लगाया जाए तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, सभी इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। या अगर एक साथ दो या दो से अधिक वेव अगर ओवरलैप कर जाए तो उसका रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो सबका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होता है। तो ध्यान दोगे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन 2 और मोर वेव्स और फोर्सेस। ठीक है, या तो 2 वेव्स हो या तो फिर 2 फोर्सेस है। फोर्सेस यूज किया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए और वेव्स यूज किया गया हमारा ऑप्टिक्स वेव के लिए। ठीक है, ओवरलैप, अगर वो ओवरलैप करता है या इंटरमिक्स होता है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव या तो फिर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स और फोर्सेस। या तो यहां पर लिख सकते हो इक्वल टू द वेक्टर सम भी लिख सकते हो, वेक्टर सम। क्वेश्चन नंबर 32 में ध्यान दोगे, 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटम। इक्वल मोमेंटम यानी उसका लीनियर मोमेंटम सेम है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, 2 पार्टिकल्स हैव इक्वल मोमेंटा, यानी P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू दोनों का वैल्यू P है। तो अब यहां पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया है। अब इसका हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा इक्वल टू होता है h/p। तो अगर यहाँ λ1 लेंगे तो यहाँ पर P1 हो जाएगा और यहाँ पर λ2 लेंगे तो यहाँ पर h/p2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे
P1 का वैल्यू भी हम लोग P ले लिए हैं और P2 का भी वैल्यू हम लोग P ले लिए, क्योंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम है। तो लेमडा बाय लेमडा 2 अगर फाइंड किया जाए तो H/P कट जाएगा तो 1/1 आ जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हेंस रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आ गया, इज 1:1। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या ध्यान दोगे, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ए डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स टू एनर्जी लेवल इन एन एटम, यानी एक एटम में 2 एनर्जी लेवल का डिफरेंस के लिए जो एनर्जी दिया गया है, यानी डेल्टा ई अगर हम ले लेते हैं, डेल्टा ई ये दिया हुआ है हमारा 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम द अपर टू लोअर, अगर अपर से लोअर में ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपर से लोअर में अगर जाना चाह रहा है तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगा वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वाला प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो पता होना चाहिए आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जूल में आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। एच का वैल्यू क्या होता है, तो एच का वैल्यू आप लोग पढ़े होंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अप्लाई करेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू अप्लाई कर देंगे एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा ई बाय एच हो जाएगा। डेल्टा ई का वैल्यू ये है 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और एच का वैल्यू पुट करोगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर इसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.68 आ गया। अब ये जो 10⁻⁻34 है यहाँ जाके +34 हो जाएगा तो 15 आ जाएगा। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 0.55 आ जाएगा। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर पॉइंट हम यहाँ ले आते हैं तो यहाँ एक -1 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, यानी ये आ गया हमारा इसका फ्रीक्वेंसी 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सॉल्यूशन है इसका हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो सर्च करने के बाद आरपी ऑनलाइन क्लासेस में ये सर्च करोगे, उस सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। और अगर इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो इस नंबर पर मैसेज डालोगे, इसका वीडियो आपके नंबर में भेज दिया जाएगा। तो आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। आज का इस क्लास में हमने क्या बताया, तो झारखंड बोर्ड के द्वारा 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए 12th क्लास का जो फिजिक्स का सेक्शन बी का जो मॉडल सेट है उसका सॉल्यूशन बता दिए हैं। सेक्शन ए का सॉल्यूशन हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसे अगले वाले वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी का सॉल्यूशन लेके आएंगे। धन्यवाद।